हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो कि 12/1 और 2023 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे हम लोग। और ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर के प्रश्न ही दोस्तों सीटेट में रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि इसी में जो मैं कि एक दो प्रश्न ऐसा दिखाऊंगा जो कि पिछले जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए हैं और किसी न किसी सेट में आए हुए हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो एक बार ज़रूर लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। तो सबसे पहले हम लोग हाथी के बारे में जानते हैं। हाथी के बारे में दोस्तों एनसीईआरटी में आप पढ़े होंगे, हाथी बहुत कम आराम करता है। वो 2 से 3 घंटे ही आराम करते हैं और एक हाथी एक दिन में 1 कुंटल यानी 100 किलो झाड़ियाँ और पत्ते खा सकता है, या डाल और पत्तियाँ जो है कि दोस्तों खा सकता है। और दोस्तों 3 महीने का जो हाथी होता है उसका वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है, यानी 2 कुंटल होता है। और इन हाथियों को कीचड़ में खेलना बहुत पसंद आता है और हाथियाँ झुंड में रहती हैं और झुंड में 10 से 12 हाथी और उसके बच्चे होते हैं। और ये जो झुंड होता है दोस्तों, इनके झुंड में ये लोग 14 से 15 वर्ष तक झुंड में रहते हैं। उसके बाद ये इसके बच्चे भी झुंड से क्या बाहर निकल जाते हैं। और दोस्तों इनको जो है कि कीचड़ में खेलना पसंद आता है और इनसे कीचड़ से उनके शरीर को ठंडक मिलती है। उनके बड़े बड़े कान होते हैं जिनको हिला करके वो अपनी हवा करते हैं, यानी ठंडा हवा लेते हैं। तो इस तरह का जो कि हाथियों के बारे में आपको मैंने बता दिया। अब जो कि हाथी से रिलेटेड इस प्रश्न में देखेंगे। अपने भारी शारीरिक ढांचे के कारण हाथी अत्यधिक आराम करना पसंद करता है। तो अभी हमने बताया दोस्तों हाथी बहुत कम आराम करता है, केवल 2 से 3 घंटे ही आराम करता है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ तक कि 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 200 किलोग्राम, ये सही है दोस्तों। अभी हमने बताया फैक्ट में कि 200 किलोग्राम होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। इन्हें कीचड़ और पानी में खेलना पसंद आता है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। हाथियों के झुंड में नर और मादा हाथी अपने बच्चों के साथ रहते हैं। देखिए ये जो नर का शब्द इस्तेमाल किया गया दोस्तों, तो इनके झुंड में दोस्तों नर हाथी नहीं होते हैं। क्या होते हैं? नर हाथी नहीं होते हैं। जैसा कि मैंने बताया इनके झुंड में केवल मादा और उनके बच्चे होते हैं, और भी बच्चे 14 से 15 वर्ष तक ही रहते हैं। उसके बाद ये लोग झुंड छोड़ करके चले जाते हैं। तो यहाँ जो है कि नर की बात किया गया है, तो इसलिए ऑप्शन सही नहीं है। तो हम देखेंगे कौन से ऑप्शन सही होंगे, बी और सी, और देखेंगे बी और सी जो है कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आप एनसीईआरटी पढ़िए दोस्तों, सारे फैक्ट आपको मिल जाएंगे। जैसे इस वाले फैक्ट को अगर आपको देखना है तो ये वाला फैक्ट जो है एनसीईआरटी का कक्षा 4 का है, और इस चैप्टर का नाम है नंदू हाथी। ठीक है, और अध्याय 3 में जब आप जा करके आप पढ़ेंगे तो लिखा रहेगा एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, और देखिए 200 कुंटल होता है 3 महीने के हाथी का, और ये बहुत कम आराम करते हैं। साफ साफ ये जो हमने सारा अभी आपको बताया वो सारा फैक्ट जो है कि उसमें हूबहू जो लिखा हुआ दोस्तों आपको मिलेगा। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि आप क्या करिए, और ये भी देख लीजिए झुंड से रिलेटेड जो है कि हमेशा पूछा जाता है, तो इसमें केवल हथनियाँ और उसके बच्चे ही रहते हैं। और झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है वही उसकी क्या होती है, नेता होती है। और हाथी के झुंड में 10 से 12 हथनी और उसके बच्चे ही होते हैं। ठीक है, और 14 से 15 साल तक के हाथी के झुंड में रहते हैं, और उसके बाद फिर वह कहाँ झुंड छोड़ करके चले जाते हैं। जब ऐसी कुछ परेशानी आती है तो एक हाथी दूसरे हाथी की क्या सहायता भी करते हैं। तो इस तरह के हाथियों के झुंड से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। केरल की उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला को क्या कहते हैं जो प्रचलित है? देखिए ये जो कुछ एक कला के बारे में पूछा जा रहा है, और जो कला है केरल की है, और केरल की जो कला है उसका नाम है कलरीपयट्टू। ठीक है, और कलरीपयट्टू एक प्रकार का दोस्तों मार्शल आर्ट है, और ये मार्शल आर्ट केरल में बहुत प्रसिद्ध है। और दक्षिण भारत के लोगों का यह मानना है कि ये जो कलरीपयट्टू है, यानी ये कलरीपयट्टू, ये एक मार्शल आर्ट है जो भगवान विष्णु के द्वारा शुरू किया गया था। तो इस तरह की कुछ मान्यता है। और वहाँ के दक्षिण भारत के कुछ जो राजा महाराजा हुआ करते थे, राजवंश हुआ करते थे, वो लोग एक संहिता के रूप में इसका इस्तेमाल करते थे। और ये एक वैज्ञानिक रूप में बहुत ही प्रचलित जो है कि मार्शल आर्ट है, और ये जो है कि दक्षिण भारत का प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है, जिसे हम लोग कलरीपयट्टू कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद कर लेंगे। और इसके बारे में कुछ और जो है कि डिटेल इधर जो है कि आपको दिखा देते हैं दोस्तों इसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख लेंगे
कलारीपयट्टू भारतीय राज्य केरल में प्रचलित मार्शल आर्ट है। कलारीपयट्टू का अर्थ है युद्ध के मैदान की कला, यानी युद्ध के मैदान की जो कला है उसी को कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु द्वारा भारत में मार्शल आर्ट के संस्थापक हैं, यानी भगवान विष्णु को मार्शल आर्ट का संस्थापक माना जाता है। ये भारत में मार्शल आर्ट का सबसे पुराना रूप माना जाता है, ठीक है। और ये राजवंशों द्वारा, वहाँ के दक्षिण भारत के राजवंशों द्वारा संहिता के रूप में क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। और इधर इस मार्शल आर्ट को वैज्ञानिक रूप भी माना जाता है, ठीक है। तो ये जो है कि कलारीपयट्टू हो जाएगा इसका आंसर, जैसा कि मैंने आपको बताया। इधर देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थों का आप जल से कपड़े के द्वारा छान कर अलग कर सकते हैं। देखिए इसमें से कौन कौन से ऐसे विलयन हैं, चाहे जो भी हो, इसको आप कैसे अलग कर सकते हैं। तो एक प्रकार के दूध और नमक का एक प्रकार का विलयन है दोस्तों, ठीक है, मिश्रण है, विलयन है। नमक और चीनी का भी एक प्रकार का विलयन है, मिश्रण है। तो विलयन बनने के लिए दोस्तों दो चीज़ें लगती हैं। एक जो होता है जैसे पानी और नमक, पानी या नमक अगर आप मिला दो, क्या कर दो, पानी और नमक इसमें अगर मिला दें दोस्तों, तो ये एक प्रकार का समांगी मिश्रण बन जाता है। क्या बन जाता है, समांगी मिश्रण। और इसमें मिलाने के लिए दो कारक होते हैं दोस्तों, एक जो है कि विलायक के रूप में दोस्तों जल, जो अपने अंदर विलेय पदार्थों को घुला लेते हैं उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। और विलेय के रूप में जो घुल जाते हैं दोस्तों, तो जो पदार्थ विलेय हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उनको सामान्य विधियों द्वारा छान करके आप अलग नहीं कर सकते, उनके लिए एक विशेष विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो हम देखेंगे कि किसको सामान्य विधियों से हम लोग अलग कर सकते हैं, तो उसी का आंसर इसमें होने वाला है। दूध और नमक को दोस्तों आप छान करके अलग नहीं कर सकते, नमक और चीनी को भी नहीं कर सकते, हल्दी पाउडर और तेल को भी दोस्तों आप छान करके अलग नहीं कर सकते, लेकिन चाक पाउडर और रेत को आप क्या कर सकते हो, कपड़े द्वारा छान करके अलग कर सकते हैं, ठीक है। पानी में अगर चाक और रेत घुला हो, क्योंकि ये कोलाइडी विलयन बनाते हैं दोस्तों, और रेत जो बनाता है विषमांगी मिश्रण बनाता है, और चाक पाउडर जो बनाता है कोलाइडी विलयन बनाता है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, आप छान करके अलग कर सकते हैं, ठीक है। इस वाले प्रश्न में बताना है दोस्तों, ये चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में से जो खाने वाली चीज़ है केवल एक ही वस्तु से बनी हो, ठीक है। तो यहाँ बात करेंगे दोस्तों चपाती, तो चपाती बनती है दोस्तों आटा से, और आटा किसका बनता है दोस्तों, गेहूं से, ठीक है। और इधर दाल देखेंगे दोस्तों, तो दाल कई प्रकार की हो सकती है, अरहर की हो सकती है, मटर की हो सकती है, तो यही दोस्तों अलग अलग है। और सलाद दोस्तों खीरा से बन सकता है, और जो है कि ककड़ी से बन सकता है, गाजर से बन सकता है, तो ये तो दोस्तों एक समान नहीं है, ये तो अलग हो गया। हलवा दोस्तों, हलवा कई तरह का बन सकता है, हलवा सूजी का भी बन सकता है, हलवा गाजर का भी बन सकता है, तो ये भी दोस्तों अलग हो गया। बिरयानी दोस्तों, बिरयानी को बनाने के लिए चावल और मांस का इस्तेमाल किया जाता है, या वेज बिरयानी बनते हैं तो उसमें चावल इस्तेमाल किया जाता है। और जेली दोस्तों, जेली भी अलग पदार्थ से बनाया जा सकता है, जैसे मुरब्बा से भी बनाया जा सकता है, और आम से भी बनाया जा सकता है। और अचार देखेंगे दोस्तों, तो अचार अलग अलग वस्तुओं से होता है, लेकिन इडली जो बनता है दोस्तों, इडली बनता है चावल से, और हलवा भी दोस्तों आप कई तरह से बना सकते हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो डोसा और पुलाव और खीर, ये दोस्तों किसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, चावल का, किसका, चावल का। और यही तीनों समूह है जो केवल एक पदार्थ से मिलकर बना है, तो ये डोसा, पुलाव और खीर जो है कि इसका आंसर हो जाएगा। इसके साथ और जो है कि खाने से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको जान लेते हैं। जो चावल से बना खाना होता है दोस्तों, वो चावल जो है कि पूर्वी भारत में और दक्षिणी भारत में मुख्य भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और मुख्य भोजन के रूप में दोस्तों चावल से हम लोग बिरयानी बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, इडली बना सकते हैं, डोसा बना सकते हैं, पुलाव जैसे व्यंजन, चाहे और जो है कि अत्यधिक व्यंजन हम इससे चावल से बना सकते हैं। और गेहूं से बना हुआ जो भोजन होता है वो पश्चिमी और उत्तरी भागों में ज़्यादा उपयोग किया जाता है, मुख्य भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और गेहूं का उपयोग हम लोग पूरी बनाने में, पराठा बनाने में, चपाती बनाने में, केक बनाने में, हलवा बनाने में, और ब्रेड जैसे व्यंजन बनाने में हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। आप जो है कि और कमेंट करिए कि और जो है कि इससे क्या बनाया जा सकते हैं। अगर आपके तरफ आप किसी दूसरे क्षेत्र से रिलेटेड है तो आपके क्षेत्र में इन सभी चीज़ों से क्या क्या बनाया जा सकते हैं। अब इसे देखिए, यदि कोई किसान अपने खेतों में उर्वरकों का और कीटनाशकों के आधिक्य का उपयोग करके बार बार धान की फसल उगाता है तो इस आचरण से उसके खेत की मृदा क्या होगी। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है,
ये क्वेश्चन पीछे भी हम लोग इसको कर लिए हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर के पेपर को भी पढ़ने से बहुत फायदे होते हैं। उसके अगल बगल की जानकारी आपको मिल जाएगी और हूबहू वो पेपर भी आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पेपर जो है कि पिछले एग्जामों में आ चुका है और पिछले प्रैक्टिस सेटों में मैं इसको सॉल्व भी करा चुका हूँ, तो यहाँ देख सकते हैं। तो कोई भी किसान होता है दोस्तों, अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसमें उर्वरक प्रयोग करेगा या कहीं बार बार जो फसल है कहीं खेत में उगाएगा तो उसका खेत दोस्तों क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, ये मुकुल हस्तकला क्या दर्शाती है, जो सभी उंगलियों से सिरों को मोड़ कर बनाई जाती है। देखिए जो उंगलियां होती हैं सभी, उनको मोड़ करके एक जो है कि मुद्रा बनाई जाती है, यानी हस्त के हाथ की मुद्राएं बनाई जाती हैं। और मुद्राएं जो बनाई जाती हैं दोस्तों भाव को प्रकट करने के लिए बनाई जाती हैं। कभी कभी आप देखते होंगे जब डांस लोग करते हैं तो उसमें भी एक अलग प्रकार की मुद्राएं बनाई जाती हैं जो हाव भाव को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये जो अंगुलियों को मोड़ करके हथेलियों को बनाया जाता है वो क्या बनाया जाता है, वो बनाया जाता है कमल का फूल। तो किसका होता है, क्या दर्शाता है, कमल का फूल दर्शाता है। तो इसका जो आंसर यही हो जाएगा। और इधर देखेंगे दोस्तों, एक व्यक्ति जिसमें रक्तहीनता की पहचान हुई है, यानी रक्तहीनता यानी खून की कमी है, उसको क्या खाने पीने की सलाह दी जाती है। तो देखिए खून की कमी से दोस्तों एक रोग होता है एनीमिया। एनीमिया होता है किसके कमी से, खून की कमी से। और ये हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है जिसके कारण दोस्तों आपको एनीमिया हो जाता है। और इसमें लौ तत्वों को खाने के लिए डॉक्टर आपको सलाह देता है कि आप क्या खाइए, गुड़ खाइए, आंवला खाइए, और दोस्तों गुड़ खाइए, आंवला खाइए और पालक खाइए। तो इस तरह के जो कि जब खाद्य पदार्थों को आपको खाने के लिए डॉक्टर बोलता है तो समझिए आपको एनीमिया हो गया है, यानी आपके खून की कमी है, आप में खून की कमी है। और खून की कमी यानी जब हीमोग्लोबिन जब 12 से 16 लीटर से कम होगा आपके शरीर में, तब जो है कि दोस्तों आपको एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। और एनीमिया से बचने के लिए आपको क्या, चुकंदर का रस तथा पालक खाना चाहिए। इसके अलावा अगर इसमें ऑप्शन में आंवला गुड़ भी दिया हो और हरे पत्तेदार सब्जियां हो तो उसको भी आप ऑप्शन में सही मार सकते हैं। तो यहाँ जो है कि आपको ये वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें आवश्यक रूप से क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर भोजन है, भोजन के पोषक तत्व को आपको बचाना है तो आपको क्या करना चाहिए। सब्जी को तो पहले काट कर धोना चाहिए कि काटने के बाद धोना चाहिए, ये भी पूछा जाता है। तो जैसे यहाँ पर पूछ भी दिया, देखो फलों और सब्जियों को काटने के बाद धोना चाहिए। तो काटने के बाद अगर धो देंगे दोस्तों सब्जी को, तो सब्जी को काटने के बाद धोएंगे तो उसमें से पोषक तत्व हो सके तो बाहर जा सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। भोजन को अधिक पकाने से भी दोस्तों उसमें से विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और उसमें जो और पोषक तत्व होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नष्ट हो जाते हैं। अगर चावल और अनाजों को बहुत सारे पानी से धोना चाहिए, यानी ये वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। क्योंकि अगर आपके साथ चावल है और जो गेहूं है अगर बाहर वातावरण में रखे हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया या फंगस लग गए हों तो उनको ज़्यादा से धो करके पानियों से साफ कर देना चाहिए। तो ये वाला इसमें ऑप्शन एकदम सटीक लग रहा है। नीचे वाला देखेंगे, चावल तथा अनाजों को उसी पानी से पकाना चाहिए जिनमें उन्हें भिगोया गया है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि दोस्तों अगर जिस पानी से धो रहे हैं तो उसमें गंदगी भी जा रही है, तो ऐसा करेंगे तो आपको हानिकारक हो सकता है। इसलिए इसका सटीक आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं, 9 वाला देखते हैं। लौह तत्व आयरन से प्रचुर खाद्य सामग्री का समूह है। अभी जैसे मैंने दोस्तों बताया आयरन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। आयरन अगर पूछा जाए सबसे किस में ज़्यादा पाया जाता है, और ये जो है कि अनीमिया के रोगों वाले व्यक्तियों को दिया जाता है और सलाह दी जाती है कि आप क्या खाइए, आंवला, गुड़, उसके बाद पालक खाइए, पालक खाइए या हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए कहता है। और एनीमिया में दोस्तों खून की कमी हो जाती है, उसमें जो है कि पढ़ने में मन नहीं लगता है, मन शिथिल हो जाता है। ठीक है। तो ये जो है कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, आंवला, पालक और गुड़, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। पक्षी निश्चित समय पर अपने पंखों को खो देते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए पक्षी जो होते हैं अपने पंख को दोस्तों गिरा देते हैं, क्योंकि जो हमने अभी पढ़ा था कि जो उनके पंख होते हैं उनको उड़ने में सहायता करते हैं, उनको गर्मी से भी उनको ठंडी से भी बचाते हैं। तो ये पंख जो होते हैं इनके पंख एक समय पे झड़ जाते हैं और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं मोल्टिंग या झड़ना। ठीक है। मोल्टिंग कहलाता है या झड़ना कहलाता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगर दोस्तों अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए। चलिए 11 नंबर के प्रश्न को देखते हैं।
किसी क्षेत्र में जल का अभाव कहा जाता है जब, जल का अभाव कब होगा दोस्तों, जब आपको दैनिक कार्य के लिए जब आपको पानी नहीं मिलेगा पर्याप्त मात्रा में जिससे आपका जीवन चलता हो, तब जो है कि हम कह सकते हैं कि क्या हो, पानी का अभाव है। ठीक है, तो उसमें से कौन सा होगा, सभी घरों को दैनिक कार्यों के लिए जल मिलता है, तो इस जो जब 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 जल मिलता है तो कहाँ से अभाव होगा, नहीं होगा। उस क्षेत्र में जल केवल नलों से आता है, गड़बड़ है। प्राप्त होने वाला जल पीने और खाना पकाने के लिए असुरक्षित होता है। देखिए, जब पीने का पानी जो है या खाना बनाने के लिए जो पानी आता है वो स्वच्छ न हो, चाहे अपर्याप्त हो, तब हम कह सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में पानी का क्या है, अभाव है। जब आपको खाना बनाने के ही लिए पानी नहीं मिल पाया दोस्तों, तब जो है कि पानी का अभाव समझ में आता है। कुड़ुक भाषा, ये कुड़ुक जो भाषा है दोस्तों, कुड़ुक भाषा में तोरंग या तोरांग का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, कुड़ुक भाषा जो है दोस्तों ये झारखंड में बोली जाती है। झारखंड की एक आदिवासी समूह है, वो जो है कुड़ुक भाषा बोलती है। और ये जो भाषा बोले जाते हैं, जैसे सूर्यमणि की कहानी आप पढ़ेंगे तो वो लोग जो रिलेटेड थे वो लोग बोलते हैं कुड़ुक भाषा। और कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब है दोस्तों जंगल। ठीक है, तोरांग का क्या मतलब होता है, जंगल। अगर इसमें जंगल नहीं दिया है दोस्तों तो क्या आप वन को मार सकते हैं, वन जो है कि यहाँ पे आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये जो है कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि हर एक सेट में जो कि ऐसे एक प्रश्न आ रहे हैं, हर एक सेट में आपको ऐसा एक प्रश्न मिलेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए बस आपको दिशा जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे कर देंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले एक बार पढ़ते जाते हैं, डायरेक्ट जो कि लगाते जाते हैं। आपका घर एक्स पर स्थित है, कहाँ स्थित है, एक्स पर, तथा दूध की दुकान वाई पर स्थित है। ठीक है, आपके घर से दूध की दुकान तक जाने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं। चलिए, यानी हम सबसे पहले ए पे जाएंगे क्योंकि सीधा कोई रास्ता नहीं है। जो यक्स के ठीक उत्तर में 50 मीटर है, यानी यक्स है, यक्स के उत्तर में 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर ए हो गया। फिर बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में। तो पहले दिशा बना लेते हैं दोस्तों, इधर की दिशा ईस्ट होती है, इधर की दिशा वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। ठीक है, तो अब जो है कि देखेंगे 50 मीटर जो है कि यक्स से उत्तर की ओर गया, तो देखो उत्तर की तरफ हमने ऊपर चला गया। अब देखेंगे फिर बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 60 मीटर है। तो ए के पश्चिम, देखो पश्चिम इधर जाएंगे तो पश्चिम इधर जाएंगे जो कि 60 मीटर दूरी पर, और ये पॉइंट क्या है, बी है। ठीक है, फिर सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 50 मीटर दूरी पर। अब बी यहाँ है दोस्तों, बी से उत्तर हम लोग जाते हैं कितना, 50 मीटर। चलो 50 मीटर बी से उत्तर हमने ले लिया। फिर कह रहा है सी पर, ये पॉइंट सी है। ठीक है, और अंत में आप वाई पर दूध की दुकान पर पहुंच जाते हैं जो सी के ठीक पूरब में 100 मीटर है। अब पूरब से 100 मीटर यानी इसके सी से पूरब में, यानी 60 ये हो गया, और 40 और चला दो, यहाँ चला दो। ठीक है, 40 यहाँ हमने चला दिया, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 60 यहाँ तक हो गया और 40 यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब देखो क्या पूछ रहा है, दूध की दुकान से सापेक्ष आपके घर की दिशा, दुकान जो है कि दूध की यहाँ हो गई, दुकान जो है कि इसको वाई कर दो, और पूछ रहा है वाई के सापेक्ष आपके घर की दिशा। अगर दोस्तों यहाँ से अगर हम एक डायरेक्शन बना दें तो इधर जो होगा साउथ होगा, इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा और या नॉर्थ होगा। हमारा घर दोस्तों यहीं पे स्थित है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपके घर की दिशा किस दिशा में है, साउथ और वेस्ट में। कहाँ है, साउथ और वेस्ट में। बताइए कुछ हमने किया है, कुछ नहीं किया है। आप जो कि इमेज बना लेंगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। साउथ वेस्ट देखिए, दक्षिण पश्चिम, कौन सा आंसर है, डी वाला आंसर सही है दोस्तों, दक्षिण और पश्चिम। बताइए हमने कुछ किया, कुछ नहीं किया। जैसे जैसे प्रश्न बोला है वैसे ऐसे हमने रख दिया, एकदम आसानी से जो है कि प्रश्न आ गया। और दोस्तों आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं। आप लोग बस क्या करते हैं, आते हैं वीडियो पे छोड़ करके चले जाते हैं। तो ऐसा मत करा करिए दोस्तों, बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखा करें, ठीक है। और मेहनत पसंद आती है तो दोस्तों प्लीज़ एक बार कमेंट करके भी बता दिया करिए, क्योंकि दोस्तों देखिए अब क्या बताया जाए। चलिए आगे जो है कि हम लोग 14 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पक्षियों के पंखों के दोनों ओर का मुलायम भाग क्या कहलाता है। देखिए ये एक पक्षी का पंख है दोस्तों, ठीक है, ये पक्षी का क्या है, पंख है। और ये पंख जो है, पंख के दोनों ओर के मुलायम भागों को, यानी यहाँ से यहाँ का जो भाग होता है, ये दोनों ओर के जो मुलायम पंख के भाग होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो ये जो दोनों ओर के पंख के भाग होते हैं मुलायम वाला, उसको दोस्तों बार्ब कहते हैं। अगर बार्ब को देखा जाए तो यही वाले जो मुलायम भाग हैं, यानी जो पंख के मुलायम भाग है, इसी को क्या कहते हैं, बार्ब कहते हैं।
ठीक है। और रेचिस जो कहते हैं दोस्तों, ये पूरी जो यहाँ से यहाँ तक की जो संरचना होती है एक पाइप वाली, यानी यहाँ से पंख से लेकर के और यहाँ से ये जो संरचना होती है इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों रेचिस। क्या कहते हैं? रेचिस कहते हैं। तो इसका आंसर ये हो गया, रेचिस के बारे में जान लीजिए। और क्विल और कैलमस क्या होते हैं? क्विल या कैलमस, यहाँ पे जो पंख उनके खोखला जो होता है, खोखला भाग, खोखला पाइप जैसे जो उनकी संरचना होती है छोटी सी, और जो उनके शरीर में धसी होती है उसी को दोस्तों कैलमस या क्विल कहते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया मुलायम भाग को क्या बार्ब कहते हैं, और इन दोनों इसको यहाँ से यहाँ तक की जो संरचना होती है उसको दोस्तों रेचिस कहते हैं, जिससे पंख क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। सभी पंख क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, यानी सभी बार्ब क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। और यहाँ जो छोटी सी संरचना हॉल यानी हालो यानी खाली भाग जो होता है और उसके शरीर में धसा होता है वही कहलाते हैं दोस्तों कैलमस या क्विल कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 का ए। ठीक है, हो सके दोस्तों कैलमस के बारे में आगे पूछ दे, रेचिस के बारे में पूछ दे, क्योंकि ये नया प्रश्न था। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखिएगा आप। और दोस्तों ये जो है कि आज का लास्ट प्रश्न है, और इस लास्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति की सामान्यतः लक्षण है? देखिए मलेरिया जो होता है दोस्तों, मलेरिया जो होता है मच्छर के काटने से होता है। किसके काटने से? मच्छर के। और मच्छर के काटने से दोस्तों 3 रोग होते हैं। मच्छर के काटने से 3 रोग होते हैं। पहला अगर दोस्तों देखे जाए तो डेंगू, उसके बाद चिकनगुनिया, फिर उसके बाद दोस्तों तीसरा मलेरिया। ठीक है, मलेरिया दोस्तों एनाफिलिस से फैलता है, और ये दोनों रोग के वाहक होते हैं एंडीज मच्छर। ठीक है, और एंडीज मच्छर जो होते हैं दिन में काटते हैं, एनाफिलीज मच्छर जो होता है वो मलेरिया फैलाता है। ठीक है, और ये मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा दोस्तों फैलता है आपके शरीर में, और ये लार्वे की उपस्थिति से हमको पता चलता है कि हमको मलेरिया हुआ है। और सर्वप्रथम रोनाल्ड रॉस ने बताया था कि मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है, और उनके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अब देखेंगे ये जो डेंगू होता है दोस्तों, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, तो मलेरिया में क्या होता है दोस्तों? ठंड लगने लगता है और तेज बुखार आ जाता है। मलेरिया में बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है, कपकपी वाली ठंड लगती है और तेज बुखार आ जाता है, तब इसे दोस्तों मलेरिया कहा जाता है। और मलेरिया से बचने के लिए सिनकोना वृक्ष के छाल की दवा बनाई जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग कुछ लक्षण और जान लेते हैं कि मलेरिया के, डेंगू के और चिकनगुनिया के क्या जो है कि मेन लक्षण होते हैं, जो कि आपके आगे के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो इसको देख लीजिए। मलेरिया जब होगा दोस्तों तो ठंड लगेगा, कपकपी के साथ आपका सिर दर्द भी करने लगेगा। क्या होगा? आपका सिर दर्द भी करने लगेगा, उल्टी भी होने लगेगी, कभी कभी दौरे भी पड़ सकते हैं दोस्तों। ऐसी स्थिति आएगी कि दौरे भी आपके पड़ सकते हैं। और थकान के साथ सामान्य स्थिति में तापमान लौटने के बाद पसीना आने लगता है। इसमें पसीना वगैरह भी बहुत तेज होने लगता है। अब इधर देखेंगे दोस्तों डेंगू जो होता है ये एंडीज मच्छर से होता है। किस मच्छर से होता है? एंडीज मच्छर से। और एंडीज मच्छर के काटने से ये जो है कि डेंगू फैलता है। और डेंगू में 105 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट तक जो है कि आपको टेम्परेचर आपके बॉडी का बढ़ सकता है। गंभीर मांसपेशी और जोड़ों में दर्द होने लगता है, वो भी भयानक दर्द होने लगता है। और शरीर पे लाल लाल चिकते पड़ जाते हैं, शरीर पे फफोले और लाल लाल चिकते पड़ जाते हैं। और आँखों के पीछे जो भौवें होती हैं उसके पीछे जो कि दर्द होने लगता है, और मन मचलने लगता है, उल्टी होने लगती है और दस्त होने लगता है। तो ऐसे जो लक्षण होते हैं वो डेंगू के लक्षण देखने को मिलते हैं। और चिकनगुनिया में जो दोस्तों होता है 40 डिग्री से 104 डिग्री तक बुखार होता है फ़ारेनहाइट तक। ठीक है, जो आमतौर पर 2 दिनों तक रहता है, फिर अचानक समाप्त हो जाता है। धड़ और अंगों में वायरल चकत्ते और कई जोड़ों के दर्द भी प्रभावित होते हैं। और इसमें विशिष्ट वायरल लक्षण जो होते हैं सिर दर्द, भूख न लगना, इस तरह के जो है कि आपको लक्षण देखने को मिलते हैं। और कभी कभी दोस्तों चिकनगुनिया में नाक से और कान से खून भी आने लगता है। तो ये रहा दोस्तों आज के ईवीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदे करेंगे। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, नए प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।